कैरियोटाइप, ठीक है, और एक वर्ड होता है इडियोग्राम, ठीक है। इनमें पहले अंतर समझिए, कैरियोटाइप इडियोग्राम क्या होता है। जैसे आप कभी देखिए क्या होता है कि क्रोमोसोम जब आप करेंगे तो बहुत से आपने देखा होगा स्लाइड में ऐसे पड़े होते हैं, रैंडम रिप्रेजेंटेशन होता है। कभी स्लाइड देखिए तो आप इस ढंग से 46 हमारे डिफरेंट क्रोमोसोम ऐसे स्लाइड दिखती है आपको। ये क्या है, इनकी काउंट अगर ह्यूमन में करेंगे तो काउंट तो 46 होगी इसमें, लेकिन रैंडम है, बिखरे हुए हैं। तो रैंडम रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम एज सीन इन स्लाइड, जो आप कैरियोटाइप यानी जो स्लाइड बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं, जिसमें ये डिपेंड करते हैं इनको फिर के साइज है, सेंट्रोमियर पोजीशंस पर अरेंज किया जाता है। अब इन क्रोमोसोम का हम क्या करते हैं, एक फोटोग्राफ लेते हैं, और फोटोग्राफ लेके आपने देखा होगा हम ऐसे क्रोमोसोम, बड़े क्रोमोसोम, फिर छोटे और छोटे क्रोमोसोम, इस ढंग से हम क्रोमोसोम को अरेंज कर देते हैं। कई बार आपने बुक में देखा होगा, डायग्राम भी देखे होंगे। तो इडियोग्राम क्या है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। हाइट और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर जो क्रोमोसोम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम इडियोग्राम कहते हैं। तो कैरियोटाइप क्या है, जो रैंडम जो फैले हुए क्रोमोसोम, इसको हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं। जबकि इसको हम हाइट और सेंट्रोमियर पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर ग्राफिकल मैनर में इनके फोटो को अरेंज करना सीक्वेंस बेस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इडियोग्राम कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, अगर इनमें डिफरेंस लिखना हो तो कैरियोटाइप इज ए नेचुरल थिंग, जैसे आपने स्लाइड बनाया और उस स्लाइड में जो दिखे वो आपने ऐसा दिखा दिया। नेचुरली कैरियोटाइप मोस्टली कहां बनता, किस फेज में बनाते हैं, मेटाफेज में। क्योंकि आप जानते हैं मेटाफेज सेल डिवीजन की वो फेज है जिसमें क्रोमोसोम सबसे ज्यादा थिकेंड होते हैं, हाईली थिकेंड होते हैं। सबसे ज्यादा थिक क्रोमोसोम या सबसे ज्यादा इजीली विजिबल कह सकते हैं आप, जितनी आपकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज फेज है, उन सब में चारों फेजों में से अगर बेस्ट सीन क्रोमोसोम किसमें कहे जाते हैं, सदैव मेटाफेज में कहे जाते हैं। तो जो कैरियोटाइपिंग आप किसमें करते हैं, मेटाफेज में करते हैं। तो बस सेल ली बस की और सारे क्रोमोसोम बिखर जाएंगे, आपको दिखने लगेंगे। काउंटिंग पूरी होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन क्रोमोसोम का अरेंज नहीं करेंगे, क्रोमोसोम बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम इनका फोटोग्राफ लेते हैं एक हाई रिजोल्यूशन पर, उसके आधार पर हम अलग अलग उनके कट करते हैं, उनको एक ऑर्डर में लगा लेते हैं हाइट और सेंटीमीटर पोजीशन के आधार पर, और उस हाइट और सेंटीमीटर पोजीशन के आधार पर लगते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इडियोग्राम कहते हैं। क्लियर हो गया। तो क्या अंतर है दोनों में, कैरियोटाइप और इडियोग्राम में। आप देखिए कैरियोटाइप आने से पहले ह्यूमन कैरियोटाइप ये जो है किसने दिया था, ताजो एंड लेविन ने दिया था। साइंटिस्ट जो थे ताजो एंड लेविन ने इसको 1956 में दिया था ह्यूमन कैरियोटाइपिंग को। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, और उनकी पोजीशन क्या अभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्रोमोसोम ह्यूमन में 46 नहीं माने जाते थे। पहले क्या माने जाते थे कि ह्यूमन में 48 होते हैं। फिर एक थ्योरी नहीं, ऐसा होता है कि 47 मेल में होते हैं और 48 फीमेल में होते हैं। क्यों, हमारा जो बाई क्रोमोसोम है बहुत छोटा होता था। तो 1956 से पहले हमारे क्रोमोसोम 48, 47 क्या ही थ्योरी, आफ्टर ताजो एंड लेविन ये कितना हो गया, 56 होगा ह्यूमन के अंदर। ठीक है, ये ह्यूमन कैरियोटाइपिंग या ह्यूमन में जो फिक्स किया कि कितने क्रोमोसोम है, ताजो लेविन ने किया। अब आते हैं हम कैरियोटाइप में आइडेंटिफाई क्या करते हैं। देखिए पहले तो क्या है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं। यदि बीचों बीच में सेंट्रोमियर है तो उसे क्या कहते हैं हम, और ये सारे किस में दिखते हैं, मेटाफेज स्टेज में। एक आर्म छोटी है और एक आर्म बड़ी है, उसे क्या कहते हैं हम, सब मेटासेंट्रिक। जो छोटी आर्म है उसको हम क्या कहते हैं, पी आर्म, और बड़ी आर्म को हम क्या कहते हैं, क्यू आर्म भी कहते हैं, या क्रोमेटिड भी कहते हैं हम इसको। देखा आपने कई जगह पी और क्यू आर कहते हैं, ये पी और क्यू सिर्फ हम सब मेटासेंट्रिक में बोल पाते हैं। फिर क्या होता है, तीसरी होती है, एक आर्म बहुत छोटी हो जाती है, एक आर्म बहुत बड़ी होती है, इसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। बहुत छोटी होती है। तीसरी क्या होती है, जिसमें एक आर्म होती नहीं है, सेंट्रोमियर फाउंड एट द टॉप ऑफ द पोजीशन, इसको क्या कहते हैं हम, टीलो सेंट्रिक कहते हैं। तो क्रोमोसोम ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है
दिस इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स। ये किस में पाया जाता है? सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। इट मीन प्लांट में क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। जबकि एनिमल में कितने प्रकार के होते हैं? सिर्फ 3 प्रकार के। यानी एनिमल में टीलोसेंट्रिक क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो एनिमल में या सदैव 3 प्रकार के क्रोमोसोम मिलेंगे, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। जब प्लांट्स में मिलेंगे 4, एडिशनल कौन सा? चौथा टीलोसेंट्रिक। यानी इन तीनों में 2-2 आर्म हैं या क्रोमेटिड्स हैं। बस इसमें क्या होती है? सिंगल क्रोमेटिड होती है। इसके अलावा एक टर्म और आता है जिसे हम क्या कहते हैं? एसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक डिफरेंट चीज है भाई। मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म बहुत छोटी होती है और ये टीलोसेंट्रिक। एसेंट्रिक मीन क्रोमोसोम विदाउट सेंट्रोमियर। लेकिन ऐसा एक्चुअल में क्या है? ये होते नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? एक टर्म जरूर, ए माने विदाउट, सेंट्रिक माने सेंट्रोमियर। लेकिन ये क्रोमोसोम रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों? सेंट्रोमियर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम, और विदाउट सेंट्रोमियर क्रोमोसोम कैन नॉट एग्जिस्ट। इट मीन जो हमारा जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर स्टेबिलिटी देता है क्रोमोसोम को, स्थायित्व। यदि ये सेंट्रोमियर नहीं होगा तो क्रोमोसोम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। नेचुरल सी बात है। इट मीन एसेंट्रिक क्रोमोसोम एक थ्योरेटिकल कंडीशन है, प्रैक्टिकली ये नॉर्मली नहीं होते हैं। ठीक है। अब सवाल ये होता है फिर इनको स्टडी क्यों करते हैं जब होते ही नहीं है? तो स्टडी इसलिए करते हैं, कई बार क्या होता है प्लांट्स के केस में देखा गया है, जैसे एक सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट्स के केस में कभी ये नॉर्मल उसके क्रोमोसोम अंदर पड़े हुए प्लांट सेल में, कभी कभी प्लांट्स में कुछ ब्रेकेज होती है, कुछ क्रोमोसोम के टुकड़े टूट के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, पीसेस। ये टेम्परेरी होते हैं, नेचुरल सी बात है, क्योंकि विदाउट सेंट्रोमियर है तो स्टेबिलिटी तो इनकी होगी नहीं, टेम्परेरी होते हैं। और ये भी चूंकि ये क्रोमोसोम के पार्ट है, इट मीन इन पर डीएनए है, और यदि डीएनए है इट मीन इन पर कुछ जीन भी है, तो इन पर कुछ जीन भी होती हैं, और नेचुरली वो जीन होती है तो कोई ना कोई कैरेक्टर कंट्रोल करेंगे। तो ऐसा स्टेबिलिटी का एक एग्जाम्पल स्टडी, पोलन गेन, कई चीज एग्जाम्पल है छोटे मोटे। लेकिन नॉर्मली हमारे क्रोमोसोम कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जितना क्रोमोसोम होते हैं। बट सम टाइम प्लांट्स में ऑब्जर्व हुए हैं कि सम टाइम देयर इज ब्रेकेज इन क्रोमोसोम एंड दीज पार्ट्स कम इनटू द साइटोप्लाज्म। और इनको हम जो साइटोप्लाज्म होते हैं इनको क्या कहते हैं? हम ए सेट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, सॉरी बी सेट ऑफ क्रोमोसोम। यानी अगर डीएनए में तुलना करें तो बी डीएनए इज नॉर्मल डीएनए और ए उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। यहाँ क्या है? ए जो है नॉर्मल है, जो क्रोमोसोम के आगे, जैसे ए क्रोमोसोम और बी क्रोमोसोम, डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं। ए क्रोमोसोम नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। वहीं बी क्रोमोसोम क्या है? दीज आर द फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम पास इनटू साइटोप्लाज्म, है ना, और दीज आर द एसेंट्रिक क्रोमोसोम। और इनको एक और टर्म देते हैं जिससे शॉर्ट नोट आता है, सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम। सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम ये जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, प्लांट्स में दिखते हैं। ठीक है, सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया कि सुपर न्यूमेरिक, अगर ये ध्यान रखिए उल्टा है, बी डीएनए हमें पता रहता है कि बी डीएनए हमारे नॉर्मल सेट ऑफ डीएनए को बी डीएनए कहते हैं। क्रोमोसोम की जब बात करेंगे तो ए क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? ए को हम नॉर्मल क्रोमोसोम कहते हैं, बी क्या होता है? एबनॉर्मल होता है या सुपर न्यूमेरिक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब अगेन हम फिर बैक आते हैं, तो यहां तक क्लियर हो गया सेंट्रोमियर। अब 3 और कई बार कंफ्यूज होता है, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम। 3 वर्ड सुने होंगे आपने। कोई बताएगा इनमें क्या अंतर? मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, एक एक करके ऑन करिएगा, कोई मैं जिसको बोल रहा हूँ वो अपना माइक ऑन करिएगा। ठीक है ना, अरुणिमा बताइए। बताइए अरुणिमा। सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, सेंट्रियोल? That is found inside the nucleus, mid of the nucleus, inside the mid of the cell, mid of the cell. So centriole are
Microtubules that help in disjunction of chromosome during anaphase. नहीं, दे हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल कौन बताएगा? हु कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल? देखिए, आपने ये इस ढंग से नॉर्मली न्यूक्लियस होता है और इसके ऊपर क्या है, एक यहाँ पर स्पेस होता है जहाँ सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ये सेल डिवीजन के दौरान डिवाइड होते हैं और नेचुरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम में हेल्प करते हैं, अरेंजमेंट में हेल्प करते हैं, उनका फंक्शन है। तो सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम इज ए प्लेस वेयर सेंट्रियोल आर फाउंड। सेंट्रोसोम क्या है? एक प्लेस है जिसमें क्या होते हैं, सेंट्रियोल पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर नहीं है, सेंट्रियोल स्ट्रक्चर है। तो सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम जैसे मैंने कहा था ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सेंट्रोसोम एक स्थान है जिसके अंदर सेंट्रियोल और फंक्शन सेंट्रियोल करते हैं, सेंट्रोसोम नहीं करते हैं। सेंट्रियोल से ही माइक्रोट्यूब्यूल जो आप देखेंगे उसमें मेटाफेज में इस ढंग से, तो इनसे क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, जो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है मेटाफेज में। ठीक है, जिस सेंट्रियोल की मदद से क्या डिवाइड होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड करते हैं, क्योंकि सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमोसोम से अटैच होते हैं और ये सेंट्रियोल डिवाइड करते हैं। ठीक है, एनीवे अगेन हम आ रहे हैं उस पर आपके जिस पे हम चल रहे थे, ह्यूमन कैरियोटाइपिंग। तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम हो गए? 46 क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? या तो मेटासेंट्रिक या सबमेटासेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक। आपको 46 में कौन सा मेटासेंट्रिक है, कौन सा सबमेटासेंट्रिक, कौन सा एक्रोसेंट्रिक है, आपको याद रखना पड़ता है। इनको जो ताजो एंड लेविन थे, इन्होंने इनको ग्रुप बनाए ह्यूमन क्रोमोसोम के, ए बी सी डी ई एफ, 6 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया। नहीं जी, ठीक है, ये ग्रुप थे। इसमें इन्होंने रखे 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मैं इसको फोन नंबर की तरह याद रखता हूं, 327, 33, 22, टोटल हो जाएंगे 21, 22 आप जोड़ेंगे तो पेयर्स में। ये कितने हैं? ये पेयर है। इसमें ए ग्रुप में 3 पेयर थे, बी में 2 पेयर थे, सी में 7 पेयर थे, डी में 3 पेयर थे। ऐसे 327, 33, 22 फोन नंबर की तरह याद कर लीजिए, यानी किस ग्रुप में कितना क्रोमोसोम है। सेकेंडरी चीज क्या आती है इसमें, अब नेचुरली ये पेयर है, तो अगर नंबर की बात करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे? डबल होते जाएंगे सारे के सारे। मतलब अगर ये करूं तो ये 6 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ये 14 हो जाएंगे, ये 6, ये 4 और ये भी 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 44 हो जाएगा। जो हमारे एक्स क्रोमोसोम थे, एक्स क्रोमोसोम एक्स ग्रुप में, सी ग्रुप में आते हैं, जबकि बाई क्रोमोसोम किस में आते हैं? जी ग्रुप में आते हैं। और ये हाइट के अकॉर्डिंग है, सबसे लंबी हाइट की एक ही होगी। ये घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, ये इडियोग्राम बनाया हुआ था एक्चुअली इन्होंने, ठीक है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ है यूं करके। अब अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं यहाँ पर, तो फीमेल में क्या होगा अगर पेयर बनाऊं मैं, तो फीमेल में ये हो जाएंगे 3, ये भी 2, लेकिन ये साथ ही कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि दोनों एक्स हैं फीमेल के अंदर। ये बाकी कंडीशन तो यही रहेगी और 23 पेयर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मेल में बनाऊंगा मैं ये, तो ये 3, ये 2, लेकिन ये कितना हो जाएगा? क्यों 7.5? क्योंकि यहाँ केवल एक मेल में एक एक्स होता है, ठीक है ना, एक एक्स होता है। और जी में क्या आता है? बाई क्रोमोसोम आता है, तो 2.5 ये हो गया। तो हमारे यहाँ भी 46 हो गए, वो सॉरी 23 पेयर हो गए। नंबर में कहेंगे तो 46 हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा है कि ये जो पेयर है मेल में क्या होता है, सी ग्रुप और जी ग्रुप में क्या होता है, एक क्रोमोसोम, 7 तो जोड़े हैं और 0.5 का मतलब एक अनपेयर्ड है, ठीक है ना। बाकी क्या आते हैं? ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। हाँ सर, रिपीट इट अगेन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक टाइम खत्म हो रहा है, हम दोबारा इसको मीटिंग को एंड करके दोबारा एंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम इसका कंप्लीट